तो हम आगे दो चीज़ और समझते हैं। ठीक है, हमने अभी बताया था क्या, यहाँ से ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, दीर्घ अक्ष बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम, लघु अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हमसे पूछ ले कि इतने को क्या बोलेंगे, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक हुआ दीर्घ अक्ष, तो हमसे पूछे कि इतना क्या बोलेंगे, इतना। ठीक है, अगर इतना क्या बोले तो सिंपल सी बात है, इसको क्या बोलेंगे, हम आगे अर्ध लगा देंगे, आधा हुआ कि नहीं हुआ। जैसे हम इसको इतना क्या लिखते हैं, इतना लिखते हैं दीर्घ अक्ष। ठीक है, यहाँ से लगा के यहाँ तक को हम क्या बोले, दीर्घ अक्ष। ठीक है, यही तो बोले, दीर्घ अक्ष। ठीक है, और हमसे केवल कहे इतना क्या होगा, तो सिंपल सी ये इतना भाग इसका आधा है कि नहीं है, तो इसका आगे हम क्या लगा देंगे, अर्ध दीर्घ अक्ष। ठीक है, अर्ध दीर्घ अक्ष, यानी हम यहाँ से लगा के, केंद्र से लगा के और यहाँ तक एक शीर्ष तक की दूरी को क्या बोलेंगे, इतना अर्ध दीर्घ अक्ष बोलेंगे। ठीक है, जो इतना हुआ ये पार्ट हमारा क्या हुआ, अर्ध दीर्घ अक्ष हुआ, या फिर ये इतना पार्ट हमारा क्या हुआ, अर्ध दीर्घ अक्ष हुआ। ठीक है, तो दीर्घ अक्ष की वैल्यू क्या होती है, 2 है, तो अर्ध दीर्घ अक्ष की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a का आधा करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, a बचेगा। ठीक, 2a का हमने आधा कर दिया, कैसे आधा करते हैं हमने बताया था, 2a है, इसको आधा करने के लिए 1/2 से गुणा कर दिया, तो 2 हमारा ये कट गया, तो क्या आया, a आया। ठीक है, तो अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, a आ जाएगी। अब इसी तरह हमने क्या बताया था, यहाँ से यहाँ तक क्या है, लघु अक्ष है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, लघु अक्ष है। अब कोई इतना हमसे पूछे, इतना भाग क्या है, ठीक है, तो इसका भी आधा कर देंगे, तो इतना भाग क्या कहलाएगा, अर्ध लघु अक्ष कहलाएगा, अर्ध लघु अक्ष। ठीक, अब हमें अर्ध लघु अक्ष की लंबाई पूछे तो क्या होगी, पूरी लघु अक्ष की लंबाई कितनी होती थी, यहाँ से यहाँ तक 2b, और हमें कितनी बतानी, अर्ध लघु अक्ष, यानी इतनी तो बतानी है। हमने क्या बताया था, इतनी लंबाई आपको b तो होती है, इतनी b होती है, पूरी हो यहाँ से यहाँ तक 2a होती है। जब हम इतना ले रहे हैं इसे हम अर्ध लघु अक्ष बोलते हैं। तो इस बार कैसे लिखते हैं, इसकी लंबाई क्या होगी, b। ठीक है, तो हम पूरी बात समझ गए। सबसे पहले हमने दीर्घवृत्त की परिभाषा समझी, उसके बाद हमने क्या समझा, 2 नियत बिंदुओं को समझा। नियत बिंदु क्या है, हमारे नाभियां हैं। ठीक है, दीर्घवृत्त में 2 नाभियां हो गई। ठीक, उसके बाद हमने केंद्र समझा, केंद्र के बाद हमने समझा ये जो लाइन होगी ये दीर्घ अक्ष होगी, पूरी लाइन यहाँ से, और ये इतनी आधी लाइन अर्ध दीर्घ अक्ष बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से ये पूरी लाइन को यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे हम लघु अक्ष बोलेंगे, और इसकी आधी लाइन को क्या हम अर्ध लघु अक्ष बोलेंगे। ठीक है, दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होती थी, 2a होती थी, अर्ध लघु अक्ष की लंबाई 2b होती थी, और नाभियों की बीच की दूरी S1 से S2 2c होती थी। ठीक है, इतनी बात हम लोग समझ गए। तो अगली हेडिंग समझेंगे हम। अगली हेडिंग क्या है, अर्ध दीर्घ अक्ष। ठीक है, अर्ध लघु अक्ष और दीर्घवृत्त के नाभि से ठीक है, तो अब अगला टॉपिक समझेंगे। ठीक है, अगली हेडिंग क्या है आपकी, अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध लघु अक्ष और दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि के बीच की दूरी में संबंध। ठीक है, अभी हमने बताया कि अर्ध दीर्घ अक्ष को किससे लिखते हैं, अर्ध दीर्घ अक्ष को किससे लिखते हैं, अर्ध दीर्घ अक्ष को हम a से लिखते हैं। ठीक है, मतलब a मान होता है अर्ध दीर्घ अक्ष का, और अर्ध लघु अक्ष का मान कितना होता है, b होता है। ठीक है, और दीर्घवृत्त के केंद्र तो यही है, केंद्र से नाभि की दूरी, तो केंद्र से नाभि की दूरी को किससे लिखते हैं हम, c से लिखते हैं। केंद्र से नाभि के बीच की दूरी को किससे लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं हम c से। इनके बीच हमें संबंध ज्ञात करना है, यानी a b और c के बीच संबंध निकालना है। ठीक है, हेडिंग अलग समझ गए, अर्ध दीर्घ अक्ष और अर्ध लघु अक्ष, और यहाँ से केंद्र से नाभि के बीच संबंध। ठीक है, ए बी से में संबंध हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए ठीक है, उसके लिए क्या करना है हमें, हमने माना ठीक है, दीर्घ अक्ष पे एक बिंदु P है।
ठीक है। माना हम मान लेंगे क्या, मान लेंगे कि दीर्घ अक्ष पे एक बिंदु P स्थित है, ठीक है। क्या मानेंगे, माना दीर्घ अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, ठीक है। हम लोगों ने क्या मान लिया, माना दीर्घ अक्ष पे एक बिंदु P स्थित है, ठीक है। ये बिंदु हो गया हमारा P। अभी हमने इससे पहले दीर्घवृत्त की परिभाषा में क्या बढ़ाया था, कोई, ठीक है, कोई भी बिंदु दीर्घवृत्त पे स्थित है तो उससे जो नाभियों के बीच की दूरी का योग होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी क्या हो जाएगा हमारा S1P, क्या हो जाएगा इधर टोटल S1, ये S1 हमारी नाभ है तो S1 से बिंदु की दूरी S1P हो जाएगी, प्लस एक नाभि क्या है हमारी S2, तो S2 से P तक की दूरी प्लस S2P, ठीक है, दूरी, ठीक है। अब देखिए हमारी तो S1P हमारी क्या है, अब देखिए S1P को हम क्या लिख सकते हैं, S1P को हम लिख सकते हैं क्या, S1O प्लस ये हमारा मध्य बिंदु O है, ठीक है। तो S1O प्लस O से P, हम इसको ये ले सकते हैं। S1P को क्या ले सकते हैं हम, S1P को हम लिख रहे हैं क्या, S1O प्लस क्या, O से P प्लस OP, ये हमने किसको लिख दिया, S1P को लिख दिया। कि देखिए हमारा S1P कहाँ है, S1 यहाँ से लगा के यहाँ तक है तो इसको दो भागों में से दे सकते हैं, S1O, S1 से O तक और फिर O से P तक, ठीक है, लिख दिया। और प्लस S2P को हमने ऐसे ही लिख दिया, S2P, ठीक। अब देखिए S1O की वैल्यू क्या होगी, देखिए S1O की वैल्यू क्या है, C है, S1 से लगा के O तक वैल्यू क्या है हमारी C, तो यहाँ पे हमने C रख दिया। और O से P के बीच की मान क्या होता है हमारा, A होता है। देखिए O से P तक मान क्या है हमारा, A है, तो यहाँ पे हमने A लिख दिया, ठीक। अब प्लस में S2P क्या है, S2P हमें ये दूरी निकालनी है, ये S2P कैसे निकलेगी, S2P कैसे निकलेगी, S2P, तो ये पूरी हमारी A है, यहाँ से लगा के यहाँ तक A है, तो अगर और इतनी क्या है C है, तो अगर हम A में से C घटा दें तो इतना बचेगा, ठीक है। पूरा हमारा यहाँ तक A हो गया, A में से, ठीक है, ये पूरा क्या है, पूरा हमारा A है और A में से इतना, ये इतना C है तो C निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारा, इतना बचेगा S2P। तो S2P की वैल्यू क्या आ जाएगी, A माइनस C, ठीक है। A में से इतनी वैल्यू क्या आ गई, A माइनस C, A में से हम C घटा दिए तो हमारी वैल्यू आ गई A माइनस C, ठीक है। तो S2P की जगह पर रख दी हमने A माइनस C। अब देखिए यहाँ से हमारा C कट गया है, क्या वैल्यू आई हमारी 2A आई, ठीक। तो हमारा ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, S1P प्लस S2P, ठीक है, हमारा क्या आया 2A आया, ठीक है। ये हमारा आ गया 2A, ठीक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। S1P प्लस 2P बराबर 2A आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया था, हमने दीर्घ अक्ष पे एक बिंदु P मान लिया था, ठीक है। अब हमने क्या कहेंगे, अब ये क्या हमारा, ये है लघु अक्ष, तो हम मान लेते हैं क्या, माना एक लघु अक्ष पे एक बिंदु क्या है, Q है, ठीक है। माना लघु अक्ष पे क्या एक बिंदु हमारा Q है, ठीक है। क्या मान लेंगे, माना लघु अक्ष पर एक बिंदु Q स्थित है, ठीक है, एक बिंदु Q स्थित है। फिर परवलय की परिभाषा से क्या हो जाएगा हमारा, Q1S1 प्लस Q_S2, ठीक है, यही तो होता है। क्या होगा, Q_S1 प्लस Q_S2, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में परिभाषा आपको बताई थी कि किसी भी नाभ, ठीक है, किसी भी कोई भी बिंदु यानी कोई स्थित हो दीर्घवृत्त पे, ठीक है, तो उससे नाभ के दूरियों का योग अचर होता है, ठीक है। अब तक तो परिभाषा याद भी होगी हमने कितनी बार बता दी है। तो वहाँ से
Q से S1 आ गया, Q से S2 आ गया। ठीक है, अब देखिए हम Q S1 कैसे निकालेंगे और Q S2 कैसे निकालेंगे, ये देखिए। तो ये देखिए आप, ये हमारा क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में आधार C दिया है और ये लंब कितना दिया है, हमारा B दिया है, और हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण क्या हो जाएगा, √B² प्लस C²। ठीक, ऐसे ही Q और S2 निकालने हैं हम इस त्रिभुज में निकालेंगे, इस समकोण त्रिभुज में निकालेंगे। ठीक है, ये C दिया है, ये B दिया है, तो हमारा कर्ण क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, B² प्लस C²। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। हमने Q S1 निकाल लिया, √B² प्लस C² आया। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, और हमने Q और S2 निकाले हैं, ये भी √B² प्लस C² आया। अब इन दोनों की वैल्यू हम रख देंगे। ठीक है, क्या आया, B² प्लस C² प्लस में √B² प्लस C² बराबर, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2√B² प्लस C²। ठीक है, Q S1 प्लस Q S2 ये आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अभी हमने P वाला निकाला था और हमारा अब Q और बिंदु से निकाल लिया। ठीक है, तो दो इक्वेशन बन गई। अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी बिंदु होते हैं उनके बीच की दूरी का योग अचर होता है, तो वो सब आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं, क्या परवलय की परिभाषा से हमने क्या बताया था, परवलय की परिभाषा से। ठीक है, परवलय की परिभाषा से, तो ये क्या होगा, हमारी फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आपस में बराबर हो जाएगी। यानी पहले हमारा क्या आया था, यानी PS1 प्लस PS2 जो बराबर हो जाएगा हमारा किसके, QS1 के प्लस QS2 के। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे, तो PS1 और प्लस PS2 की वैल्यू कितनी आई थी, 2a, और QS1 और QS2 की वैल्यू कितनी आई, 2√A² प्लस B²। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, 2 कट गया हमारा, क्या बचा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, B² प्लस C²। यहाँ पे क्या हो है, B² प्लस C² है। ठीक है, QS1 और QS2 की वैल्यू क्या है, 2√B² प्लस C² है। ठीक है, तो 2 हमारा कट गया। ठीक, हमारा क्या बचा, A बराबर बचा हमारा √B² प्लस C²। ठीक, अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा और इधर से अंडर हट जाएगा, तो हमारा इधर क्या बचेगा, A² बराबर B² प्लस C² बचेगा। ठीक, दोनों बच्चों का यहाँ से जब वर्क करेंगे तो A² बराबर B² प्लस C² बचेगा। ठीक है, अब हम C² की वैल्यू निकालने में क्या हो जाएगी, C² बराबर A² माइनस का B²। ठीक, C² बराबर A² माइनस का B², या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या C इक्वल टू स्क्वायर को हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, √A² माइनस B²। ठीक, यही हमारा क्या आ गया, संबंध आ गया। ठीक है, हम चाहे ये लिखें, ठीक है, चाहे ये ला लिखें और चाहे ये ला लिखें। ठीक है, तो देखिए हमें क्या निकालना था, CAB में संबंध निकालना था, तो हमारा ये संबंध आ गया। ठीक है, ये आपकी C की वैल्यू जो आई है √ में A² माइनस B², ये आपको आगे एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन में ये वैल्यू यानी ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो दीर्घ था A, यहाँ पे A क्या है, दीर्घ अर्ध दीर्घ है, क्या है, अर्ध दीर्घ A है हमारा, B क्या है यहाँ पे, अर्ध लघु है, और C क्या है हमारा, केंद्र से यहाँ से और नाभ की दूरी से है। ठीक है, तो ये संबंध निकालने के लिए हमने क्या किया, एक बिंदु P मान लिया। ठीक है, तो PS1 प्लस PS2 निकाल दिया। ठीक है, परवलय की परिभाषा से जो हमने स्टार्टिंग में बताई थी। फिर एक बिंदु हमने
क्यू मान लिया, ठीक है, QS1 प्लस QS2 निकाल दिया, और क्या है, दोनों आपस में बराबर होते हैं तो दोनों को बराबर कर दिया, थोड़ा सॉल्व किया, हमारा आ गया, ठीक है, C बराबर √A² माइनस B² आ गया, ठीक है। देखिए कितना हो गया, अगर मतलब वर्ग होगा, ठीक। अब हम आपको, ठीक है, अगली एक डेफिनेशन बताते हैं, ठीक है, छोटी सी परिभाषा बताते हैं, क्या है, उत्केंद्रता, ठीक है। उत्केंद्रता क्या है, ठीक है, तो उत्केंद्रता को हम लिखते हैं E से। अभी स्टार्टिंग में भी हमने E का प्रयोग किया था, एक जगह कांस्टेंट जहाँ लिखना था स्टार्टिंग में तो हमने E का प्रयोग किया था, ठीक है। तो उत्केंद्रता को लिखते हैं हम E से, ठीक है। तो E बराबर क्या होता है आपका, E बराबर होता है C/A, C/A, ठीक है। E बराबर क्या हो गया, C/A। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपके प्रत्येक क्वेश्चन में ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। उत्केंद्रता निकालनी होगी तो हम E बराबर C/A लगाएंगे, ठीक है। अब उत्केंद्रता की परिभाषा क्या होगी समझेंगे, तो C क्या है हमारा, C क्या है हमारा, दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभ के बीच की दूरी तो है C, इस दूरी को हम क्या लिखते हैं, C से तो ही लिखते हैं, ये इतनी यहाँ से दूरी क्या है, C है, तो C क्या है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभ की बीच की दूरी, और फिर A क्या है हमारा, A क्या है, ठीक है, A क्या है हमारा, केंद्र से शीर्ष तक की दूरी, ठीक है, शीर्ष है हमारा और ये केंद्र है, तो केंद्र और शीर्ष के बीच की दूरी है हमारी O है, A है, तो हमारे उत्केंद्रता की परिभाषा क्या बनेगी कि केंद्र से नाभ के बीच की दूरी और केंद्र से शीर्ष के बीच की दूरी का अनुपात क्या कहलाता है, उत्केंद्रता कहलाती है, ठीक है। E बराबर C/A, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C बराबर AE, ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C बराबर AE। अगर C बराबर AE लिख सकते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या चेंज होगा, ध्यान से समझिएगा बस, ये इतनी वैल्यू क्या है, यहाँ से लगा के इतनी वैल्यू क्या है, C है, लेकिन अगर C बराबर AE हो जाए तो यहाँ तक तो हमारी यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, AE हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी हमारी AE हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू C थी हमारी, ठीक है, इसका मान क्या था हमारा, C होता था, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, C बराबर AE आ गया, तो हम इसको C की जगह पे AE भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ तक हमारी वैल्यू AE हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है, फार्मूला आपका ये प्रयोग होगा, क्वेश्चन में आपका ये फार्मूला प्रयोग होगा, ठीक है। तो C क्या है ना, ठीक है, केंद्र से दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभ के बीच की दूरी, और जो A क्या है, केंद्र से शीर्ष के बीच की दूरी, ठीक है। दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, हमारा उत्केंद्रता कहलाएगा, ठीक है। ठीक, अब अगली हेडिंग है, ठीक है, क्या है, नाभिलम जीवा, ठीक है। परवलय में भी हमने इसकी परिभाषा पढ़ी है, ठीक है। उस परवलय में भी क्या होता था, नाभिलम जीवा होती थी, उसकी वैल्यू याद कीजिए आप, 4A होता था, हम लोग सवाल लगाए, ठीक है। इसी तरह से हमारे क्या है, नाभिलम जीवा है, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, दीर्घवृत्त की नाभिलम जीवा क्या होगी, परवलय में भी उसकी कहाँ से आती थी, नाभि से होकर जाती थी, ये होगी, ठीक है। दोनों इसमें दो नाभियाँ हैं तो दो तरफ होगी, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, ठीक है, दीर्घवृत्त के नाभि से तथा, ठीक है, दीर्घवृत्त के नाभि से जाने वाली, और क्या ये कौन सा अक्ष है हमारा, दीर्घ अक्ष, ठीक है। दीर्घ अक्ष पे लंब रेखाखंड जिसके दोनों अंत बिंदु कहाँ पे हों, दीर्घवृत्त पे स्थित हों, ठीक है। क्या कहलाएगा हमारा, नाभिलम जीवा कहलाएगा, ठीक है। जो परिभाषा हमारी परवलय में थी वही इसमें होगी, बस केवल वहाँ पे परवलय का प्रयोग करते थे, यहाँ पे क्या दीर्घवृत्त का शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये नाभि है, S1 S2 नाभि है, और ये A और B क्या होता है, शीर्ष होता है दीर्घवृत्त का, दो शीर्ष हैं और दो नाभि हैं, ठीक है। तो दीर्घवृत्त से के नाभि से होकर जाने वाले
ठीक है, नाभि से जा रही है। तो दीर्घवृत्त के नाभि से होकर जाने वाली और दीर्घ अक्ष पर लंब, ये आपका दीर्घ अक्ष ही तो है, ये आपका दीर्घ अक्ष है, तो ये लाइन जो है आपकी दीर्घ अक्ष पर लंब है। ठीक है, तो दीर्घवृत्त के नाभि से होकर जाने वाली और दीर्घ अक्ष पर लंब, ठीक है, रेखाखंड जिसके दोनों अंत बिंदु कहाँ पे हों, ये परवलय पर स्थित हों। ठीक है, ये नहीं कि ये लाइन अगर आपकी बाहर आ जाएगी तो दीर्घवृत्त पर स्थित हों। ठीक है, ये नहीं कि आपकी ये लाइन बाहर आ जाएगी तो वो आपका क्या होगा, नाभिलंब नहीं होगा। तभी आपको ये शब्द का ठीक है बताया जा रहा है कि क्या, जिसके दोनों अंत बिंदु कहाँ स्थित हो, दीर्घवृत्त पे। ठीक है, कहाँ पे स्थित हो, दीर्घवृत्त पे, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी नाभिलंब जीवा। ठीक है, दीर्घवृत्त की नाभिलंब जीवा। ठीक है, यहाँ पे इसका मान कितना होता है, 2b² a। ठीक है, ये हम आपको अभी प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। एक बार फिर से देखते हैं परिभाषा क्या होगी। ठीक है, दीर्घवृत्त के नाभि से होकर जाने वाला तथा दीर्घ अक्ष पे लंब रेखाखंड जिसके अंत बिंदु कहाँ हो, दीर्घवृत्त पे स्थित हो, क्या कहलाएगा, नाभिलंब जीवा कहलाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2b² a। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या समझा, सबसे पहले हमने दीर्घवृत्त की परिभाषा समझी। ठीक, उसके बाद हमने समझा कि दो S1 S2 जो दो स्थिर बिंदु हैं ये दीर्घवृत्त की क्या है, नाभि हैं। उसके बाद हमने क्या बताया, ठीक है, जो S1 S2 को मिलाने वाला रेखाखंड है, ठीक है, उसका अर्धक करेंगे। ठीक है, तो उसका जो मध्य बिंदु आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा केंद्र कहलाएगा। ठीक है, और फिर जो रेखा नाभियों से होकर जाती है वो क्या कहलाती है, दीर्घअक्ष कहलाती है, AB क्या हो गया, हमारा दीर्घअक्ष हो गया। ठीक, और जो रेखा केंद्र से होकर जाए, ठीक है, और हमारा दीर्घअक्ष पे लंब हो वो क्या कहलाती है, लघु अक्ष कहलाती है। ठीक है, ये हो गया था हमारा C और D हमारा लघु अक्ष हो गया था। ठीक है, और जो दीर्घ अक्ष के जो अंत बिंदु हैं A और B ये हमारे क्या कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारा A और B जो है शीर्ष हो गया, S1 S2 नाभि हो गई, ये केंद्र हो गया, A और B दीर्घ अक्ष हो गया, C और D लघु अक्ष हो गया। ठीक है, और आधा भाग क्या हो गया, अर्ध लघु अक्ष हो गया, ये इतना आधा भाग अर्ध लघु अक्ष हो गया, ये इतना आधा भाग अर्ध दीर्घ अक्ष हो गया, और ये इतना आधा भाग अर्ध दीर्घ अक्ष हो गया। ठीक है, सबके निर्देशांक हमने समझ लिए। B के पॉइंट क्या हो जाएंगे, a,0, यहाँ तक की दूरी a है तो a,0, इसके क्या हो जाएंगे, -a,0। ठीक है, और यहाँ तक हम कितना चलते हैं, B चलते हैं, तो इसके हो जाएंगे, ठीक है, 0, -b, इसके हो जाएंगे क्या, 0, b। ठीक है, सबके हम निर्देशांक समझ गए हो। ठीक है, तो हम लोग दीर्घवृत्त का परिचय समझ गए। ठीक है, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, हम नाभिलंब जीवा का मान 2b² a कैसे आया ये पढ़ेंगे, और दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या है। ठीक है, जैसे परवलय में समीकरण होते थे क्या, हमारे 4 समीकरण थे, y² = 4x, y² = -4x, x² = 4ay, x² = -4ay। ठीक है, ऐसे ही दीर्घवृत्त का मानक समीकरण होगा वो हम पढ़ेंगे। ठीक है।